साल तक संगठन ने आपको आपके समर्पण का उचित फल नहीं दिया और 32 साल बाद आपको याद किया, और उस समय याद किया जब कठिन स्थिति हमको हमारे अनुसार संगठन की है। इस बारे में क्या कहेंगे? देश में काम कर रहे हैं संगठन में, तो आपको किस प्रकार की दिक्कतें महसूस हो रही है? क्योंकि 32 साल का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। पहले जो कार्यकर्ता किसी भी संगठन में होते थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो पहले संगठन के पास निष्ठावान कार्यकर्ता हुआ करते थे। पर अभी के जो कार्यकर्ता देखने में आते हैं वो फोटोजेनिक कार्यकर्ता ज़्यादा हो गए हैं संगठन में। तो क्या ऐसा कुछ आपके संगठन में देखने को मिलता है, या कार्यकर्ताओं में उस समय के कार्यकर्ता और अभी के कार्यकर्ताओं में कुछ अंतर दिखता है? और अभी देखने में भी आया हाल के दिनों में कि आपकी इस हार्ड लाइन चूज करने की वजह से कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी और कुछ असमंजस वाली स्थिति आ जाती है। हाल के दिनों में भी आया था, कुछ अध्यक्ष वाला मामला था। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि अपनी इस हार्ड लाइन को थोड़ा छोड़ना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट? पार्टी में हम पुराना समय देखते थे तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद केवल यही नारे लगते थे, व्यक्ति के नारे कम लगा करते थे। पर कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी में भी व्यक्ति के नारे लगाए जाते हैं, जबकि हमने ये सुना है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी नहीं है। पर अभी यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये परिवर्तन जो दिख रहा है, ऐसा क्यों? और इस बारे में यही सारी आपकी जो हार्ड लाइन होती है, इसमें कुछ कार्यकर्ता जो है वो थोड़ा असमंजस में आ जाता है। कार्यकर्ता असमंजस नहीं आता, जो गलत लाइन से चलना चाहते हैं। अभी कुछ माह बाद चुनाव है और एक कठिन परिस्थिति में आपको लाया गया। अभी चुनाव की तैयारी कैसी आपके संगठन की भिलाई जिले में? बता रहे हैं केंद्र की योजनाएं, तो ऐसी तो राज्य सरकार के पास भी ढेरों योजनाएं हैं। वो नरवा गुरवा बाड़ी, आत्मानंद विद्यालय और ढेर सारी योजनाएं वो बताते हैं कि हमने अपने क्षेत्र के लिए ये किया वो किया। अभी बेरोजगारी भत्ता भी लेकर आ गए हैं। तो कहने के लिए, बताने के लिए तो उनके पास भी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो एग्रेसिवनेस, ये जो आक्रामकता अभी जो संगठन दिखा रहा है, तो लगभग 4 साल संगठन ने ये आक्रामकता क्यों नहीं दिखाई? जैसे अभी सर्वे आया है, बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी पिछड़ रही है, अभी भी टक्कर में नहीं। विधानसभा सीट मानी जाती है वैशाली नगर, जहाँ से आप भी आते हैं, आपका नाम भी लिया जा रहा है। कई जगह चर्चा चलती है कि आप भी एक अच्छे विकल्प भारतीय जनता पार्टी के लिए वैशाली नगर सीट से हो सकते हैं। इस बारे में आपका क्या सोचना है? और नए तरह के संगठन को जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं संगठन में एक दरार सी दिखाई देती है। बहुत सारे ऐसे वाकये सामने आ जाते हैं, कभी कुछ कार्यकर्ता कुछ कर देता है या कहीं कुछ बातें हो जाती है। तो ये सब कारण ऐसा क्यों? क्या अभी तक वो कसावट संगठन में नहीं आ पाई है क्या, या कार्यकर्ता नहीं सीख पा रहे हैं? क्या घटना हुई है? लगभग 9 पार्षद आपके शायद जाने वाले हैं या कुछ ऐसी कार्रवाई चल रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी गलती मानते हैं? क्या ये निगम के आपके पास है? सीजी खबर। तो आज हम बात करेंगे ब्रिजेश बिचपुरिया जी से। इनकी नियुक्ति हुए लगभग 5 माह हो चुका है। कैसा संगठन चल रहा है, क्या तैयारी है, चुनाव की क्या स्थिति बनते जा रही है, इन सारे विषयों पे हम बात करेंगे। आज इनका जन्मदिन है, तो केवल बातें मीठी ही नहीं होगी, कुछ खट्टी और कड़वी बातें भी हम इनके साथ करेंगे। तो चलिए बात करते हैं जिला अध्यक्ष जी से। तो भाई साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और द सीजी खबर में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत धन्यवाद जो आप आए, ऐसे अवसर पे आए कि 5 मिनट पहले मेरा जन्मदिन था चालू हुआ है इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, भाई साहब, आपको 32 साल बाद संगठन ने याद किया। जहां तक हमें याद पड़ता है, 2 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया और आपने अपने कार्यकाल में संगठन को मजबूती प्रदान की थी। पर 32 साल तक संगठन ने आपको आपके समर्पण का उचित फल नहीं दिया और 32 साल बाद आपको याद किया, और उस समय याद किया जब कठिन स्थिति हमको हमारे अनुसार संगठन की है। इस बारे में क्या कहेंगे? फिर आगे और बात करेंगे। देखिए, 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझको जिलाध्यक्ष बनाया था और आसपास के क्षेत्र का सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष था मैं। तो पार्टी ने बहुत बड़ी सौगात मेरे को उस उम्र में दी थी और 96 तक जिलाध्यक्ष रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझको
झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया 97 में। 92 में भारतीय जनता पार्टी की सबसे सर्वोच्च समिति जो होती है राष्ट्रीय परिषद, उसका मेंबर रहा। 97 में मैं पुनः उसी राष्ट्रीय परिषद के मेंबर के चुना गया। इसलिए ये बोलना कि पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी नहीं दी, जिम्मेदारी पार्टी ने मुझको बहुत दी है। पार्टी से मैं हमेशा खुश रहा और पार्टी के प्रति मेरा समर्पण जैसा पहले था, बीच में भी था और आज भी है। और कार्यकाल की बात है तो 1996 तक 3 कार्यकाल मेरे को मिले। 2 कार्यकाल तो मैंने चुनाव जीत करके, उस समय संगठन में चुनाव होता था, 90 में चुनाव जीता मैंने, 92 में चुनाव जीता और 94 में चुनाव होता अगर एज पर रूल होता तो। लेकिन वो कार्यकाल मुझको एक्सटेंशन में मिला और 96 में मैंने वहाँ से मेरे को अलग किया गया मतलब पार्टी ने व्यवस्थाओं के तहत, क्योंकि मुझे मैक्सिमम समय मिल चुका था, किसी और की नियुक्ति की गई। इसके बाद मुझे 97 में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर और उसी बीच में 97 में राष्ट्रीय परिषद का मेंबर भी बना और लगातार इस सारी जिम्मेदारियां मिलती रहीं। जब नया छत्तीसगढ़ बना तो 2000 में मैं प्रदेश कार्यकारिणी की जो पहली कार्यकारिणी बनी प्रदेश की भाजपा की, उसमें मेंबर रहा, रेगुलर मेंबर रहा और 5वें 6वें नंबर पर मेरा नाम था उस समय। जब दूसरी कार्यकारिणी बनी छत्तीसगढ़ की प्रदेश की, उसमें भी मैं रहा। इसके बाद 2003 में शहरी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा। 2004 के बाद से मुझे पार्टी ने पद नहीं दिया, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत दी। 2003 में मेरे को मारो विधानसभा का काम दिया गया, जिसमें दयालदास जी बघेल चुनाव लड़े और मैंने उनको वहाँ 15 दिन काम करके चुनाव में विजयश्री दिलवाई। एक बहुत चुनौतीपूर्ण सीट थी, जहाँ पर दत्त लहरे जी, डीपी दत्त लहरे बहुत पुराने लीडर थे, निर्दलीय चुनाव जीते, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और इस चुनाव में उनको हार मिली। तो इस टाइप से मुझको वहाँ पर काम दिया गया। इसके अलावा उसी बीच में भिलाई के भी कुछ काम मुझे दिए गए, भिलाई विधानसभा के। उन कामों को निपटाने के बाद जब वो काम मेरे पूरे हो गए और संगठन सेटिस्फाइड हो गया कि जो काम मेरे को दिए गए थे वो पूरे हो गए, तो मेरे को मारो भेजा गया उसी 2003 के अंदर और वहाँ भी मैंने उस चुनाव को जिता कर दिया। तो इसलिए ऐसा कहना कि मुझको काम नहीं मिला, काम मिला है, लेकिन दायित्व या किसी पद में मैं लगातार 18 साल तक नहीं था। 2022 में पार्टी का विश्वास मेरे प्रति फिर जागा और पार्टी ने मुझको एक बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जिलाध्यक्ष की और उसको मिलने के बाद मैं अपनी क्षमता के हिसाब से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं को घर से निकाल रहा हूँ, पब्लिक के कार्यक्रमों में जा रहा हूँ और पब्लिक की जो दिक्कतें हैं उन मुद्दों को भी उठा रहा हूँ और जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम भी कर रहा हूँ। अभी ऐसा माना जाता है कि भिलाई जिला में देखा जाए तो एकमात्र विधानसभा सीट जो है संगठन के हाथ में है और बाकी विधानसभा सीट संगठन के हाथ में नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा अलग बात है, पर इन कठिन परिस्थितियों में आपको ये दायित्व दिया गया। तो इस कठिन परिस्थिति में आप जब काम कर रहे हैं और लगभग 32 साल बाद फुल फ्लैश में काम कर रहे हैं संगठन में, तो आपको किस प्रकार की दिक्कतें महसूस हो रही है? क्योंकि 32 साल का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। कार्यकर्ता एक जन्म होके जवान तक हो जाता है, तो आप इसमें कितनी दिक्कत महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो 32 साल पहले और आज मेरे काम करने का तरीका जो पहले था वही तरीका आज भी है और मेरी लाइन सीधी रहती है, सीधी लाइन चलता हूँ और मेरा ये मानना है कि हम सब काम करते हैं पार्टी के लिए, कमल के लिए। हमारा नेता कमल है और कमल ही हमारी शान है, वही हमारी जान है, वही हमारी पहचान है और उसके लिए जो काम करते हैं उन सबको साथ लेके मैं चल रहा हूँ। और मेरे बनने के बाद ये ईश्वर की बहुत बड़ी सौगात है कि सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता भिलाई के जो अभी तक दिखते नहीं थे वो आ रहे हैं निकल करके और काम कर रहे हैं। मेरी शंखनाद यात्रा जो मैंने 9 दिन की 200 किलोमीटर की, लोग बोलते थे कि ये 200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन उन 9 दिनों की यात्रा में वार्ड नंबर 1 से लेकर के 70 तक नगर निगम में मैंने यात्रा की और लोगों का भरपूर स्नेह प्यार मिला, जनता का मिला और हमारे कार्यकर्ता 250-300 कार्यकर्ता हमारे साथ चले हैं
और सबसे खास बात यह है कि उस यात्रा में मेरे साथ 80 से 90 महिलाएं चली हैं, क्योंकि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में रोज़ 20-25 किलोमीटर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन महिलाएं चली उसमें। और उस बीच में मैंने करीब 500 लोगों से बात करके उनकी समस्याओं को नोट किया और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैंने नगर निगम के पास में जा कर के वहाँ के कमिश्नर को उन 500 लोगों की जो समस्याएं थी उन पर दिया, उन पर डिस्कशन किया। उसमें कई समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। कई मामले तो ऐसे आए कि हमारी यात्रा जैसे कल निकलनी है कैंप से, सड़क नंबर 18 से, उसके पहले निगम अपनी गाड़ियां भेज करके सफाई चालू करवा देती थी, नालियां साफ कराई कर देती थी। तो इतना आतंक मतलब मेरी यात्रा से पहुंचा। और आतंक का मतलब ये है कि मैं ये मानता हूं कि आप काम करोगे और सही काम करोगे, निस्वार्थ काम करोगे, तो सारी अथॉरिटी आपसे घबराएंगी। आपने 32 साल पहले फुल फ्लैश में काम किया था और अभी आप दायित्व निभा रहे हैं, तो बड़ा अंतर है। तो इस समय में, क्योंकि जैसा हम मानते हैं, समझते हैं कि पहले जो कार्यकर्ता किसी भी संगठन में होते थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो पहले संगठन के पास निष्ठावान कार्यकर्ता हुआ करते थे। पर अभी के जो कार्यकर्ता देखने में आते हैं वो फोटोजेनिक कार्यकर्ता ज़्यादा हो गए हैं संगठन में। तो क्या ऐसा कुछ आपके संगठन में देखने को मिलता है, या कार्यकर्ताओं में, उस समय के कार्यकर्ता और अभी के कार्यकर्ताओं में कुछ अंतर दिखता है आपको? देखिए, कार्यकर्ता तो उस समय भी काम करने वाले होते थे। कुछ लोग 5-7% सत्ता की दलाली करने वाले होते थे, वो आज भी हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ता में और दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता में ये बेसिक डिफरेंस है कि बीजेपी का कार्यकर्ता निष्ठावान होता है, पार्टी के प्रति अपने कर्तव्य को समझता है और अपना काम करता है। और पहले भी लोग काम करते थे और आज भी। इस बात को इसलिए मैं साबित करना मान रहा हूँ कि जब मैं पद यात्राएँ पहले भी करता था, लोग मेरे साथ जिस गति से निकलते थे, आज भी जब मैंने चालू की तो उसी गति से निकली। तो ये कार्यकर्ता का अपना समर्पण है पार्टी के प्रति। और कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता, मेरा आज भी मानना है कि 95% कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ के काम करता है। और जो किसी व्यक्ति से जुड़ के काम करते हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहते हैं। वो तात्कालिक फ़ायदा कमाने के लिए आते हैं, तात्कालिक फ़ायदा मिलता है, यहाँ मिला तो यहाँ आ गए, वहाँ मिला तो वहाँ चले गए, पार्टी के साथ नहीं जुड़ते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 95% पार्टी के साथ जुड़ता है, व्यक्ति के साथ नहीं, कमल के साथ जुड़ता है। मतलब आपका मानना ये है कि कार्यकर्ता थोड़े तो स्वार्थी होते ही हैं, पर लगभग सभी कार्यकर्ता ऐसे नहीं हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता भी है। निष्ठावान कार्यकर्ता ही हैं। 95% कार्यकर्ता निष्ठावान होते हैं और 5% जो भुलभुल होते हैं, किसी स्वार्थ की वश में आते हैं, जाते हैं और उनको लगता है कि हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता तो भाग जाते हैं। आप एक हार्ड लाइन पे चलने वाले कार्यकर्ता और संगठनकर्ता माने जाते हैं, और अभी देखने में भी आया हाल के दिनों में कि आपकी इस हार्ड लाइन चूज करने की वजह से कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी और कुछ असमंजस वाली स्थिति आ जाती है। हाल के दिनों में भी आया था, कुछ अध्यक्ष वाला मामला था। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि अपनी इस हार्ड लाइन को थोड़ा छोड़ना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए आपको? नहीं, हार्ड लाइन नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि भाई पार्टी की व्यवस्थाएं हैं, पार्टी का संविधान है और उसके प्रति सबको निष्ठा रखनी चाहिए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक पार्टी लाइन से बाहर कोई काम नहीं करता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया उसको सारे लोग मानते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। वही स्थिति है, संविधान के विपरीत कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुरानी जो पार्टी थी, पार्टी तो वही है, पर जब पार्टी में हम पुराना समय देखते थे तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद केवल यही नारे लगते थे, व्यक्ति के नारे कम लगा करते थे। पर कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी में भी व्यक्ति के नारे लगाए जाते हैं, जबकि हमने ये सुना है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी नहीं है। पर अभी यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये परिवर्तन जो दिख रहा है, ऐसा क्यों, और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद आपने किसी भी पार्टी की मीटिंग में, किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में किसी व्यक्ति के नाम से नारे लगते नहीं सुना होगा। मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी कह रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे यहाँ अध्यक्ष बनने के बाद आपने जो नारे सुने होंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इसके अलावा जो पहले नारे लगते थे व्यक्तियों के नाम से, वो सारे बंद हो गए हैं। किसी व्यक्ति के नाम से नारे नहीं लगते।
ये परिवर्तन आप महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल 5 महीने के अंदर जो 20 साल की व्यवस्थाएं थी जी। वो सब खंडित हुई हैं। यही सारी आपकी जो हार्ड लाइन होती है, इसमें कुछ कार्यकर्ता जो है वो थोड़ा असमंजस में आ जाता है। नहीं, कार्यकर्ता असमंजस में नहीं आता। जो गलत लाइन से चलना चाहते हैं वो असमंजस में आते हैं। कार्यकर्ता तो जानता है कि हमारी लाइन क्या है। कार्यकर्ता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल निशान जिंदाबाद, वो जानता है। जो लोग व्यक्ति बेस रहते हैं और व्यक्तियों को खुश करने के लिए, उनके माध्यम से अपने गलत काम निकालने के लिए जो लगे रहते हैं, उनको तकलीफ होती है। तो ये एक सीधा संदेश भी कार्यकर्ताओं को और संगठन के लोगों को अध्यक्ष जी दे रहे हैं। अभी तो बात हुई संगठन की, चलिए आगे और बात करते हैं। अभी कुछ माह बाद चुनाव है और एक कठिन परिस्थिति में आपको लाया गया। अभी चुनाव की तैयारी कैसी आपके संगठन की भिलाई जिले में है? देखिए, संगठन की तैयारी मेरे बनने के बाद, मेरे बनने के पहले भी चालू रही होगी, चालू रहती है हर पार्टी में। मेरे बनने के बाद जो हमको प्रदेश नेतृत्व ने निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, उनका मैं अक्षर से पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बूथ मजबूत हों, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना है कि हमारा बूथ मजबूत होगा तो हम चुनाव जीतेंगे। तो उसी प्रक्रिया पर काम चल रहा है और अभी हमारे सारे कार्यकर्ता इसी काम में लगे हैं। बूथ में पहुंच रहे हैं, व्यक्ति घर पहुंच रहे हैं, हमारे पन्ना प्रमुख भी लोगों के घर पहुंच रहे हैं और एक एक मतदाता से हमारा मिलने का प्लान है कि हम एक एक मतदाता से मिलें। और इसके लिए जैसे एक पन्ना रहता है मतदाता सूची का, उसमें 60 मतदाता रहते हैं, तो हमने एक एक बूथ में 20-20 पन्ना प्रमुख बनाए हैं। मतलब 1200 मतदाताओं से हमारे पन्ना प्रमुख मिल रहे हैं और मिल करके उनका सुख दुख जान रहे हैं और उनको क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, वो बाहर निकल के बता रहे हैं। जैसे कोरोना काल में हर किसी को टीका मिला, मुफ्त टीका मिला, करीब 80 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त दिया गया, जनधन योजना के माध्यम से खाते खोले गए, उज्ज्वल योजना के तहत गैस फ्री दी गई, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान फ्री दिए गए। तो लोग निकल के बता रहे हैं कि भैया हमको प्रधानमंत्री के माध्यम से ये मिला, हमको 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के माध्यम से हमारी बच्चियों को सरस्वती योजना जो बनी थी उसके माध्यम से साइकिलें मिली, मजदूरों को टूल्स मिले, नाइयों को अपना पूरा कंप्लीट अपना सेट मिला, मिशन को पूरा सेट मिला। तो इस टाइप की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से की गई हैं और जो हमारा कार्यकर्ता निकल रहा है, पहुंच रहा है उनके पास में, तो उनको बता रहा है कि हमसे गलती हो गई पिछले चुनाव में, लेकिन वो गलती नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे लिए किया, विद्यार्थियों के लिए किया, बच्चियों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, मतलब हर वर्ग के लिए काम किया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को 2 लाख रुपए का लोन बिना इंटरेस्ट के दिया गया। मुद्रा जो व्यवस्था थी उसके तहत कितने लोगों को व्यवसाय करने के लिए पैसे दिए गए, बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई, लघु उद्योग लगाने की छूट दी गई, जो स्वावलंबी संगठन है उनको छूट दी गई, उनको मदद की गई। तो इस टाइप से हमारी 15 साल की सरकार थी, उसके माध्यम से भी बहुत फ़ायदा लोगों को मिला। आज 9 साल में हमारी सरकार है केंद्र में, उसके माध्यम से भी लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है, बेरोजगारों को मौके दिए जा रहे हैं काम करने के लिए, और आज इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने काम हो रहे हैं। जब पहले जो रोडें बनती थी, आज उससे 10 गुनी रोडें बन रही हैं। तो आखिर रोडें बन रही हैं, बाकी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, सारे काम हो रहे हैं, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है ना। जैसे आप बता रहे हैं केंद्र की योजनाएं, तो ऐसी तो राज्य सरकार के पास भी ढेरों योजनाएं हैं। वो नरवा गुरवा बाड़ी, आत्मानंद विद्यालय और ढेर सारी योजनाएं वो बताते हैं कि हमने अपने क्षेत्र के लिए ये किया वो किया। अभी बेरोजगारी भत्ता भी लेकर आ गए हैं। तो कहने के लिए, बताने के लिए तो उनके पास भी बहुत सारी बातें हैं। नहीं, लेकिन उनकी योजनाओं का आप देखो ना, 4 साल 3 महीने पार होने के बाद जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि हम सबको रोजगारी भत्ता देंगे 2,500 रुपया, आज अप्रैल महीने में दे रहे हैं। जो 8-9 महीने बचे हैं, 4.25 साल खा गए उस पैसे को, आज 9 महीने पहले दे रहे हैं, और वो भी कब तक मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा इसका भी भरोसा नहीं है। और उसमें जितने उनने मापदंड लगा दिए हैं, उस मापदंड के हिसाब से तो 10% बच्चों को भी पैसा नहीं मिलने वाला। फिर अभी उनने बोला कि हम धान खरीदी 20 कुंटल 1 एकड़ में खरीदेंगे, अभी तक उनको याद नहीं आया। अब 8-9 महीने पहले किसानों को सपना दिखाने की बात कर रहे हैं
4 साल 3 महीने तो सपना दिखाया ही, अभी और बड़े सपने दिखा रहे हैं 9 महीने की पहले, ताकि हमको लोग अपने। आज धर्मांतरण की क्या स्थिति है, आज आप देखिए कि कैसा खूनी तांडव हुआ है बस्तर के अंदर। 300 ईसाई परिवारों ने घुस करके 60 आदिवासियों को मार दिया। केस बन रहा है आदिवासी परिवारों के खिलाफ, उनके खिलाफ नहीं बन रहा है। तो प्रदेश में आप खूनी संघर्ष करवा रहे हो, धर्मांतरण इसलिए करवा रहे हो क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका वोट बैंक कम हो गया है, और उस वोट बैंक की पूर्ति के लिए आप मुस्लिमों और ईसाइयों और दूसरे धर्मों को, लोगों को ला करके अपने वोट की पूर्ति करना चाह रहे हो, तुष्टिकरण की नीति चलाना चाह रहे हो। इस नीति को जनता समझ रही है। और आज आपने गंगा जल हाथ में लेकर के जो 36 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया था, आपका पहला था कि हम शराबबंदी करेंगे। आज शराब की बिक्री डबल हो गई, वो भी अवैध शराब की। वैध शराब की छोड़ दीजिए, अवैध शराब की बिक्री डबल हो गई। आपने बोला था हम महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार और बढ़ रहे अपराध को रोकेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे। आज देखिए भिलाई के अंदर देखिए 2 बच्चियों को चाकू मार दिया गया। इससे बड़ी घटना कोई होगी? एक ज्वेलर्स को अभी अमरेडी के पास में, वहाँ उसको मार दिया गया दिन दहाड़े। ऐसे एक नहीं अनेक केस हैं जिससे ये कानून व्यवस्था किस तरह चौपट है। आज महादेव ऐप के माध्यम से करोड़ों अरबों का सट्टा चल रहा है, लेकिन छुटपट भैयों को पकड़ लिया जाता है, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा नहीं जाता। आप हमेशा सुनते होंगे 20 पुड़िया कोकीन की या इसकी जो नशे वाली है पकड़ ली गई। अरे भैया 20 पुड़िया लेके कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका पता क्यों नहीं लगता? 20 पुड़िया बेचने वाले को तो आप पकड़ लेते हो, और जो हजारों पुड़िया यहाँ लाके बेच रहा है, जिसके माध्यम से आ रहा है, उसका पता क्यों नहीं मिलता? महादेव ऐप के माध्यम से आप छोटे छोटे लोगों को पकड़ ले रहे हो, उसके खाते में 10 लाख रुपए आया, 2 लाख रुपए आया, 4 लाख रुपए आया, आपने उसको पकड़ लिया। लेकिन 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपया कहाँ से आ रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है, कौन इसका स्रोत है, जहाँ से बह करके आ रहा है, उस स्रोत को रोकने का काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि आप ऊपर पहुँचते हो जहाँ, और वहाँ पर आपकी सेटिंग हो जाती है। तो आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो एग्रेसिवनेस, ये जो आक्रामकता अभी जो संगठन दिखा रहा है, तो लगभग 4 साल संगठन ने ये आक्रामकता क्यों नहीं दिखाई? देखिए संगठन तो मेरे हाथ में जिले का अभी आया है, मेरे काम करने का तरीका जो है उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। उसके पहले जो लोग थे वो अपने तरीके से काम कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी अब ऊपर से ही पूरी कोशिश में लगी है कि छत्तीसगढ़ में इस सरकार को बेनकाब किया जाए और अपने काम के माध्यम से जनता को अपने साथ लिया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जो पन्ना प्रमुख हमारे जा रहे हैं उसमें 2 बातें रख रहे हैं। एक, इस सरकार की असफलता, इस सरकार ने कैसे लोगों को छला है उसको बता रहे हैं। दूसरा, हमने पहले 15 साल में क्या किया और हमारी केंद्र सरकार ने 9 साल में क्या किया। इस सब चीज़ों को जब बता रहे हैं तो जनता का दिमाग पलट जा रहा है। चुनाव का लेकर जैसे आप बता रहे हैं, सारी योजनाएं या रणनीति आप बता रहे हैं, तो इन सारी रणनीतियों के कारण आप कितने आश्वस्त हैं कि संगठन, जैसे अभी भी एक सर्वे आया है, बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी पिछड़ रही है, अभी भी टक्कर में नहीं आ पाई है। टक्कर में वो तो बात की बात है, पर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने आश्वस्त हैं, कितनी सीटें आ सकती है, कहाँ तक पहुँचेंगे? मैं तो भिलाई जिले का काम देख रहा हूँ, मैं तो भिलाई की बात करूँगा। भिलाई की क्या स्थिति है बताएं? भिलाई की स्थिति ये है कि हम 2 विधानसभाओं से पूरी है, 3 विधानसभाओं में हमारा किसी में 60% है, किसी में 40%, किसी में 30% है। तो इन 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार करेगी। 2 विधानसभाओं में हम पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे, और 3 विधानसभाओं में हम इतना वोट ला के दे देंगे कि उस विधानसभा में हमको जीत मिले। ये हमारा लक्ष्य है। तो विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, सीटों की बात हो रही है। एक अहम विधानसभा सीट मानी जाती है वैशाली नगर, जहां से आप भी आते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि अस्वस्थता के कारण अब जो विधायक अभी यहाँ हैं उनको रिपीट नहीं किया जाएगा, ऐसी चर्चा चल रही है। तो संभावनाएं किसी मजबूत कार्यकर्ता की तरफ दिखती है जो संगठन का हो, तो इसमें कहीं ना कहीं हलकों में आपका नाम भी लिया जा रहा है। कई जगह चर्चा चलती है कि आप भी एक अच्छे विकल्प भारतीय जनता पार्टी के लिए वैशाली नगर सीट से हो सकते हैं। इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, जिला अध्यक्ष बनने के पहले तो मेरा नाम
वैशाली नगर विधानसभा के लिए आया, कई बार आया, भिलाई विधानसभा के लिए आया। लेकिन आज जिला अध्यक्ष बनने के बाद इस बारे में मैं कुछ बात नहीं सोचता हूँ। मैं केवल एक ही बात सोचता हूँ कि जो पांचों विधानसभा का दायित्व मेरे को मिला है, इस पांचों विधानसभाओं में कमल का झंडा, भाजपा का झंडा कमल लहराए, यही मेरा उद्देश्य है, इसके अलावा। अध्यक्ष जी, आप काम भी कर रहे हैं और नए तरह के संगठन को जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं संगठन में एक दरार सी दिखाई देती है। बहुत सारे ऐसे वाकये सामने आ जाते हैं, कभी कुछ कार्यकर्ता कुछ कर देता है या कहीं कुछ बातें हो जाती है। तो ये सब कारण ऐसा क्यों? क्या अभी तक वो कसावट संगठन में नहीं आ पाई है क्या, या कार्यकर्ता नहीं सीख पा रहे हैं क्या? देखिए, अभी मेरे को आए 5 महीने हुए हैं। इसके पहले 15-20 साल संगठन में क्या था क्या नहीं था मैं नहीं जानता, लेकिन एक पुराना रास्ता बना रहता है। उसके बाद अगर आप कोई नया रास्ता बनाओ तो लोगों को चलने में तकलीफ तो होती है भाई, है? नया रास्ता बनेगा तो जो पुराना रास्ता रहता है उसको छोड़ के नए रास्ते में आने में तकलीफ तो होती है। ये वही तकलीफ है और ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लोग नए रास्ते पे नए तरीके से, पार्टी के नए व्यवस्थाओं के हिसाब से, व्यवस्थाएं पुरानी हैं लेकिन उसको लोग भूल गए थे। मैं केवल वो दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना कोई नया रास्ता नहीं बना रहा हूँ। जो पार्टी का रास्ता है उसी रास्ते को जो लोग भूल गए थे, मैं उसी को लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि रास्ता वो नहीं है, रास्ता ये है। ये रास्ता ही हमको मंजिल तक पहुँचाता है। और जो हमारे ये महान नेता जो सामने दिख रहे हैं ना, ये उन्हीं के सिद्धांतों और नीतियों पर चल के ही हम आगे बढ़ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक रास्ता दिया है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने आपको एक रास्ता दिया है, एकात्म मानववाद दिया है, उसके सहारे चल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हमेशा रहा है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जब तक सम्मानित नहीं होगा, सामाजिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी, तब तक न तो समाज का भला होगा न राष्ट्र का भला होगा। और यही हमारा रास्ता है, यही हमारी कथनी है, यही हमारी करनी है। भिलाई नगर निगम में अभी एक घटना हुई है, लगभग 9 पार्षद आपके शायद जाने वाले हैं या कुछ ऐसी कार्रवाई चल रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी गलती मानते हैं? क्या ये निगम के आपके पार्षदों की गलती है? इसमें पार्षदों की गलती नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ 3 निगम है भिलाई में। 3 निगम में आपने देखा होगा अभी वैशाली निगम में 15 मिनट में बजट पास हो गया। 14 नगर निगम में भी ऐसे हुआ, वही स्थिति यहाँ भी थी। और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ सेक्टर 7 में। हल्की सी बारिश में 38 लाख रुपए का जो इंडोर स्टेडियम बन रहा था ढह गया। और ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, जो 12 मजदूर वहाँ काम कर रहे थे वो पानी के चलते निकल के आ गए, वरना इतनी बड़ी कैजुअलिटी होती जो भिलाई के लिए इतिहास बन जाता। और वो भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उजागर हुआ। ये सारी चीज़ें भिलाई नगर निगम के माध्यम से हो रही है। वहाँ जो बैठे हैं सत्ता में, अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, कमिश्नर हैं, उनके अधिकारी हैं, सब उनके माध्यम से हो रही है। आपको मालूम होगा कि जो मैंने ये संघराज यात्रा की थी उसमें 500 लोगों की समस्याएं थी जो मैं लाया था, और उसके बाद पुलिंदा मैंने कमिश्नर साहब को दिया था। तो एक एक चीज़ पे समीक्षा हुई, बात हुई। तो जब 22 वार्डों की बात हुई शहर के, मतलब भिलाई टाउनशिप के, तब कमिश्नर साहब ने सबके सामने बोला था कि इन 22 वार्डों में हम काम नहीं करते क्योंकि ये जिम्मेदारी भिलाई स्टील प्लांट की है और वहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट हमको एनओसी नहीं देती है। फिर ऐसा कौन सा कारण था कि बिना एनओसी के वो इंडोर स्टेडियम बन रहा था? उसके लिए कमिश्नर साहब ने कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वहाँ पे उसको काम चालू करवाया? तो इस तरीके का मामला था, भ्रष्टाचार उजागर हुआ। इसके बाद बहुत मुश्किल से उन्होंने एक उसको सब इंजीनियर को सस्पेंड किया, जबकि उसमें उनको कमिश्नर को सस्पेंड करना चाहिए था, ई को सस्पेंड करना चाहिए था, और उस पार्टी को, कॉन्ट्रैक्टर को, एजेंसी को तुरंत ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जब भिलाई नगर निगम में बजट की बात आई, सामान्य सभा की बात आई, इसके पहले उन्होंने गिफ्ट भेजा हमारे पदाधिकारियों को, मतलब पार्षदों को, उनके घरों में गिफ्ट भेजा। तो उसके बाद सेशन, मतलब ये सामान्य सभा की बैठक में बजट पास का मामला आया। हमारे लोगों ने वहाँ पर बात उठाने की कोशिश की, करने जा रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ,
सारी चीज़ों के खिलाफ। और उसके बाद उन्होंने एक भ्रष्टाचार का एक स्वरूप, जो मिक्सर ग्राइंडर का बांटा गया था, वो उसको एक स्वरूप मान करके कि भाई ये भ्रष्टाचार का एक स्वरूप है और उसको रोकने के लिए पार्षदों को आपके द्वारा ये घूस दी जा रही है, इसको हम अपना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ये गिफ्ट हम आपको वापस कर दे रहे हैं। इसमें उन्होंने कौन सा गलत काम किया? ना तो वहाँ कोई मारपीट हुई, ना ही महापौर के साथ, ना आपके अध्यक्ष के साथ, ना कमिश्नर के साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ, कोई अश्लील हरकत हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन चूंकि ये उस भ्रष्टाचार को जो उजागर हो रहा है, बार बार उजागर हो रहा है, कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिल रही है, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिल रही है, जो पहले सफाई ठेका का काम करता था उसको 3 महीने का एक्सटेंड दिया गया, उसने लोगों की ESIC जमा नहीं किए, EPF जमा नहीं किए, सारी चीज़ जमा नहीं किए, और ये कमिश्नर और ये महापौर और पूरी उनकी टीम उसको लगातार छूट देते रहे। तो ये सारे विषय आएंगे, सारी चीज़ होगी, हल्ला होगा, तो उनको लगा कि इस बहाने एक मौका मिला है, तो एक सडन रश करके इनको पार्टी से, मतलब इससे सदन से बाहर कर दिया जाए। तो उसके तहत कार्रवाई की गई है। और इसमें पूरा का पूरा मामला ये है कि महापौर, अध्यक्ष और कमिश्नर ये तीनों मिले जुले हैं, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमारा भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए ये लोग भाजपा के इतना डाउन कर दो, इनको इतना दबा दो कि ये आवाज़ नहीं उठा पाए। तो दोस्तों, प्रश्न बहुत सारे हैं, समय की एक सीमा है। आपने देखा कि अध्यक्ष जी ने सारे सवालों का खुलकर बेबाकी से जवाब दिया और बातों बातों में संगठन के अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत सारा संदेश भी दे दिया और उन कार्यकर्ताओं के लिए भी संदेश दे दिया जो पार्टी की लाइन से दाएं बाएं जाते हैं। खैर, ये उनका मामला, संगठन का आपस का मामला है। 10 CG खबर से बात करने के लिए अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रात हो चुकी है, हम इस सिलसिले को आगे और बढ़ाएंगे, चूंकि बहुत सारे विषय हैं चुनाव को लेते हुए, संगठन को लेते हुए, हम और भी बात करेंगे। 10 CG खबर के साथ बने रहिए। धन्यवाद। और कल हनुमान जयंती है, उसकी भी सभी आपके श्रोताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी पार्टी का संकल्प दिवस भी है, स्थापना दिवस है, उसके लिए भी अपने पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।